नमस्कार। स्टोरी हेक्स पर आपका स्वागत है, जहां कहानियों के माध्यम से हम आपको एक नई दुनिया में ले चलते हैं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के स्तंभ मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना बड़े भाई साहब। ये कहानी बड़े भाई और छोटे भाई के बीच के अनोखे रिश्ते, जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान का एक खूबसूरत चित्रण है। यह कहानी आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। तो आइए शुरू करते हैं यह यादगार सफर मुंशी प्रेमचंद के अनमोल शब्दों के साथ, सिर्फ स्टोरी हेक्स पर। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिद्दियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कापी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों। दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह नवीन जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बद्धी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहां रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विधा आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों देखते हो। अगर नहीं देखते, जो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। मैं पास नहीं पटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेलकूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गारी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती भाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती।
इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत, मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आधे हाथों लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल्ली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हिग्दी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पहुंच गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है
और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8-8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कॉडियो चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम स्वयं चाहरुम पंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अब अज की जगह अज लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अब अज और अज बमें क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ो है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगुना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन? दुगुना नहीं, चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी ही पड़ेगी। समय की पाबंदी पर निबंध कहा गया। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी खोलो, कलम हाथ में लो और उसके नाम को रो। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में क्यों ठूंसना? यह तो समय का दुरुपयोग है। हम चाहते हैं कि आदमी जो कुछ कहना चाहे चटपट कह दे, मगर परीक्षा में तो आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? कहा जाता है संक्षेप में लिखो और फिर कहा जाता है 4 पन्ने से कम ना हो। ये उलटी बातें हैं। कोई बालक भी समझ सकता है कि यह अनुचित है, लेकिन अध्यापकों का क्या? वह तो अपने अधिकार के बल पर कुछ भी कह सकते हैं। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो यह उपदेशमाला न जाने कब समाप्त होती। भोजन मुझे निस्वाद लग रहा था। भाई साहब की बातें सुनकर मेरा आत्मविश्वास लुप्त हो गया। पढ़ाई में मेरी रुचि पहले ही कम थी और कम हो गई। सालाना परीक्षा हुई, मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। भाई साहब ने प्राणांतक मेहनत की थी, उनका चेहरा कांतिहीन हो गया था, लेकिन नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया। मुझे उन पर दया आई। मैंने उनके साथ रोते हुए कहा, काश मैं भी फेल हो गया होता तो आपका दुख कम होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले? मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना ने जन्म लिया कि काश भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे? लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वे मुझे मेरे भले के लिए ही तो डांटते हैं। मुझे उनकी डांट उस समय भले ही अप्रिय लगती हो, लेकिन शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं लगातार अच्छे नंबरों से पास हो रहा हूं। अब भाई साहब का स्वभाव काफी बदल गया था। वे कई बार डांटने का अवसर पाकर भी शांत रहते। शायद अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि मुझे डांटने का उनका अधिकार पहले जैसा नहीं रहा। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ने लगी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, चाहे पढ़ाई करूं या ना करूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ देता था वह भी बंद हो गया। मुझे पतंग उड़ाने का शौक हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी में ही बीतने लगा।
फिर भी मैं भाई साहब का सम्मान करता था और उनकी नजर बचाकर पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना और पतंगबाजी की तैयारियां आदि छिप छिप कर करता था। मैं यह नहीं चाहता था कि भाई साहब को यह लगे कि उनका सम्मान मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन शाम को मैं हॉस्टल से दूर एक पतंग लूटने के लिए दौड़ा जा रहा था। मेरी नजरें आसमान पर थीं और ध्यान उस पतंग पर जो धीरे धीरे गिरती जा रही थी। कई बच्चे झाड़दार बांस लिए दौड़ रहे थे, मानो पतंग का स्वागत करने के लिए आतुर हों। किसी को अपने आगे पीछे का ध्यान नहीं था, सब मानो पतंग के साथ आसमान में उड़ रहे थे। अचानक मेरी मुठभेड़ भाई साहब से हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ ढेले की पतंग के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी लिहाज नहीं कि अब तुम 8वीं जमात में हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर इंसान को अपनी पोजीशन का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। एक समय था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे। कितने ही मिडिल पास लोग आज डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात पास लोग हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर इन लड़कों के साथ पतंग लूटने में लगे हो। मुझे तुम्हारी इस हरकत पर बहुत दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह ज़हीन दिमाग किस काम का जो आत्मसम्मान की हत्या कर दे। तुम अपने मन में सोचते होगे कि मैं अब भाई साहब से केवल 1 दर्जा नीचे हूं और उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। चाहे आज तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जीवन का जो अनुभव है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA, Modi.Phil या D.Lit ये क्यों ना कर लो। समझ केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई पढ़ाई नहीं की और दादा भी शायद 5वीं 6ठी कक्षा से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या हासिल कर लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। ये अधिकार केवल इसलिए नहीं है कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए भी है कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा अनुभव है और रहेगा। चाहे उन्हें यह न पता हो कि अमेरिका की राज्य व्यवस्था कैसी है या 8वें हेनरी ने कितनी शादियां की, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज्यादा है। अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। तुम्हें बस दादा को तार भेजने का ख्याल आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो वे न घबराएंगे न बदहवास होंगे। पहले खुद बीमारी पहचानेंगे, इलाज करेंगे और अगर सफल ना हुए तो डॉक्टर बुलाएंगे। बात सिर्फ बीमारी तक सीमित नहीं है। हम तुम तो यह भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चलाना है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे 20-22 तारीख तक उड़ा देते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं, लेकिन दादा ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इसी आधे खर्च में इज्जत और नेकनामी के साथ बिताया है और 9 लोगों का परिवार संभाला है। देखो, हेडमास्टर साहब हैं, वो भी ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये वेतन पाते हैं, लेकिन उनके घर का प्रबंधन कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। जब तक हेडमास्टर साहब खुद प्रबंधन करते थे, घर का खर्च पूरा नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे ही उनकी माँ ने कमान संभाली, घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये घमंड निकाल दो कि तुम मेरे बराबर आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे सामने तुम गलत राह पर नहीं चल सकते। अगर तुम नहीं मानोगे तो थप्पड़ दिखाकर मैं ये भी आजमा सकता हूं। मुझे पता है मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग रही हैं। ये कहते हुए भाई साहब की बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने पहली बार अपनी लघुता का अनुभव किया और उनके प्रति श्रद्धा जागृत हुई। मैंने नम आंखों से कहा, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। आपको कहने का पूरा अधिकार है। यह सुनकर भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से नहीं रोकता। मेरा भी मन करता है, लेकिन अगर मैं खुद गलत राह पर चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं?
ये जिम्मेदारी भी तो मेरी है। संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक झुंड उसके पीछे दौड़ रहा था। भाई साहब जो लंबे हैं उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं भी उनके पीछे दौड़े रहा था। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी। बड़े भाई साहब, ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों का महत्व भी उतना ही बड़ा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी हैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कहानियों से जुड़े रहे।